गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीप स्टूडियो में। दीप जीएस फाउंडेशन की तरफ से आपको ये आज पॉलिटी का पहला क्लास लाया गया है और जिसमें आज आपका पॉलिटी राज्य व्यवस्था का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ये दो पार्ट में होगा, दो चरणों में ये होगा और इसमें कुछ शब्दावलियों को हम समझेंगे, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, इन सब शब्दावलियों को समझेंगे। उसके बाद हम आगे की संविधान की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आज ये शब्दावलियाँ आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आगे संविधान में इन शब्दों का प्रयोग हो तो आप अपने को असहज महसूस न करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटी के पहले क्लास से। ठीक, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था एक्चुअली दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है राज्य, दूसरा शब्द है व्यवस्था। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य यहाँ पे आप लोग ये सोचते होंगे कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये राज्य है, नहीं। लेकिन पॉलिटी में राज्य मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जो एक राजनीतिक संरचना को दर्शाता है। जैसे आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या कोई भी ऐसा समूह जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, वो आपका राज्य है। आपके गांव का ग्राम सभा जो है वो भी एक राज्य ही होता है। आप एक समूह बनाकर कोई काम करते हैं और वो शासन के अंतर्गत आता है तो वो भी एक राज्य है। तो आप देखते होंगे कि जो हमारा संविधान है आर्टिकल 32, जो राज्य के अगेंस्ट आपको सुरक्षा देता है कि अगर राज्य कोई मनमानी करे तो आप उसके अनुसार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो राज्य का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं कि सरकार के द्वारा निर्देशित कोई भी समूह या फिर कोई भी संगठन जिससे आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसमें आप जा सकते हैं। उसमें आपका ग्राम सभा भी है, कोई ऐसी संस्था भी है जो सरकार द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, सरकार द्वारा फंडित किया जा रहा है, वो भी इसमें शामिल है। तो राज्य को आप यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि राज्य कोई एक स्टेट है या कोई प्रांत है। राज्य का मतलब एक राजनीतिक संरचना से है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे व्यवस्था से। व्यवस्था को हम ये मान लेते हैं कि सिस्टम, इंग्लिश में इसको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को ये समझ सकते हैं शासन प्रणाली कि कैसे जो व्यवस्था है, जो राज्य है, उसकी शासन प्रणाली कैसे है। कि शासन प्रणाली में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था है अगर, तो यहाँ पे कार्यपालिका होगा, विधायिका होगा, न्यायपालिका होगा, या फिर शासन करने के अलग अलग रूप होंगे जिससे समाज की तमाम समस्याओं का निवारण किया जाएगा और एक वेलफेयर स्टेट बनाने का काम किया जाएगा। ये व्यवस्था है। राज्य भी आपको समझ में आ गया, व्यवस्था भी समझ में आएगा। अब इसकी कुछ शब्दावलियों को हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले आपका जो संविधान का क्लास चलेगा उसमें इन शब्दावलियों का क्या प्रयोग है। और आगे से जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे तो इन शब्दावलियों का जब इस्तेमाल होगा तो आप आसानी से उस शब्दों को समझ पाएंगे, आसानी से उस आर्टिकल को समझ पाएंगे। तो आइए हम इस पर ध्यान देते हैं। तो जो राज्य है, जिसको हमने बताया कि एक सामाजिक संरचना है, राजनीतिक संरचना है, तो वो राज्य जो है 4 एलिमेंट पे तैयार होते हैं। अगर 4 तत्व हैं उस अवधारणा के अंतर्गत तब ये राज्य तैयार है, वरना वो राज्य नहीं है। अपनी मूलभूत संरचना से वो अलग है। जैसे राज्य के लिए पहला आपको चाहिए भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरा आपको चाहिए जनसंख्या, पॉपुलेशन। तीसरा आपको चाहिए गवर्नमेंट, सरकार। चौथा आपको चाहिए सॉवरेनिटी, संप्रभुता।
जरा ध्यान देंगे, राज्य की जो 4 अवधारणाएं पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कौन कौन से जो आप देश को काउंट करते हैं वर्ल्ड मैप में, वो कौन कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन राज्य जो है, कौन कौन से देश हैं जो हमें गलत बताते हैं कि हम अपने यहाँ के राज्य हैं तो कैसे हैं, स्वतंत्र हैं कि नहीं है। जरा इस पर हम ध्यान देंगे। पहली चीज, यदि उसको ही राज्य माना जाएगा जिसका एक अपना ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे भारत के पास अपना खुद का एक ज्योग्राफिकल एरिया है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और तमाम द्वीप जो हैं ये भारत के ज्योग्राफिकल एरिया हैं, और इस ज्योग्राफिकल एरिया में भारत अपना शासन करता है। तो पहला तत्व तो यह है कि इनके पास ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, जनसंख्या। उस पूरे जो लैंड आपका है, जो पूरा एरिया है, उसमें एक रहने के लिए एक समुदाय होना चाहिए, जो समुदाय आपके शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्य करे, और वो आपसी सहमति से एक ऐसा कानून बनाए, एक ऐसा लॉ बनाए जो सब लोग मानकर उसको माने। दूसरा करते हैं, तीसरा है सरकार, यहाँ पे गवर्नमेंट। जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, जहां पे आपकी जनसंख्या रहती है, वहां पे उन जनसंख्याओं को व्यवस्थित करने के लिए इस ज्योग्राफिकल एरिया पे एक सरकार का होना जरूरी है, जो सरकार अपने शासन प्रणाली के द्वारा वेलफेयर स्टेट का निर्माण करे, लोगों के लिए कार्य करे, और सरकार होना जरूरी है। चौथा है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब यह है कि आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कोई सरकार है तो वो अपने देश के हित के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहे, ना उस पर आंतरिक कोई दबाव हो, ना कोई बाहरी दबाव हो। संप्रभुता का मतलब यह है कि आप स्वयं के मालिक हैं। तो ये 4 तत्व अगर कोई राज्य फॉलो करता है, कोई स्टेट फॉलो करता है, कोई देश फॉलो करता है, तो वो राज्य की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अब ध्यान देने की बात है कि अगर इसमें से एक भी तत्व गायब हो गया, एक भी एलिमेंट इसमें से गायब हो गया, तो राज्य जो है अपनी मूलभूत अवधारणा से अलग हो जाएगा और उसको राज्य नहीं कहा जा सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास जनसंख्या भी हो, गवर्नमेंट भी हो और संप्रभुता भी हो, लेकिन आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है, तो वो भी राज्य नहीं होता है। ये देख सकते हैं, जब चीन ने तिब्बत पे हमला किया था तो दलाई लामा भारत आ गए, और भारत आने के बाद सीमांचल प्रदेश के धर्मशाला से वो अपनी निर्वासित सरकार को चला रहे थे। तब स्थिति ये पैदा हुई कि वो राज्य तो कह रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया है? नहीं है। हालांकि उनके पास एक जनसंख्या था जो उनके साथ समुदाय आया था, और एक वो अपनी गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, और वो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है, तो वो अपनी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत के संरक्षण स्वतंत्र थे। लेकिन क्या उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया है? नहीं है। तो वो राज्य की अवधारणा, उनके पास राज्य के जो मूल कॉन्सेप्ट है उनको वो खत्म कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जनसंख्या, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लैंड है, कोई द्वीप है, आप वहां पे गवर्नमेंट स्थापित कर दे, संप्रभुता ले लें, भूभाग ले गए, लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए काम करेगी ना। जब जनता ही नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, संप्रभुता का कोई मतलब नहीं है, और भूभाग का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में क्या है, राज्य की अवधारणा वहां भी समाप्त हो जाती है जहां पे जनसंख्या नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि गवर्नमेंट नहीं होती है सरकार, जैसे कि अब अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान में कुछ समय पहले ही तालिबानियों ने हमला कर दिया, वहां की सरकारी व्यवस्थाएं ठप हो गई, तो वो भी राज्य की अवधारणा और राज्य का जो अवधारणा था उसको समाप्त कर दिया। संप्रभुता मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये भी नहीं रहा तभी राज्य की अवधारणा से खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर वर्तमान की स्थितियों में देख लिया जाए तो अफगानिस्तान में जो तालिबानियों द्वारा जो हरकत की गई कि वहां की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया, मतलब कि उन्होंने कब्जा कर लिया और अंततः अपने तरीके से उसको हैंडल करने लगे, तो ये भी एक तरीके से है कि वो भी राज्य की अवधारणा से समाप्त है। और आज के समय में देखेंगे कि जो आज के समय में आर्थिक और वित्तीय लड़ाई चल रही है, आप देखेंगे चीन जो है देशों को लोन देता रहता है, कर्ज बांटता रहता है, और कहीं न कहीं अपने गलत ढंग से उनके ऊपर कब्जा करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर आज बहुत सारे कर्जे हैं, वो बहुत सारे ऐसे निर्णय ऐसे लेते हैं जो भारत के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन वो निर्णय वो स्वयं का नहीं उसका होता है, वो निर्णय चीन के द्वारा होता है। ऐसे में छोटे छोटे ऐसे देश होते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े विकसित देश
इतना उनके ऊपर कर्ज लाद देते हैं कि वो स्वयं द्वारा कोई भी निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ की जो जनता होती है, जनता में कोई एक भीड़ होती है, जो भीड़ होती है जबरदस्ती हंगामा करेगी, ड्रामा करेगी, धरना देगी, प्रदर्शन देगी, तोड़फोड़ करेगी, और बहुत सारे ऐसे निर्णय जो इलॉजिकल होते हैं और वो गवर्नमेंट को माननी पड़ती है, क्योंकि उसको डर होता है सत्ता का, उनको डर होता है देश में विद्रोह का। तो बहुत सारे इलॉजिकल ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट मानती है। तो ऐसे में भी जो राज्य की अवधारणा है वो चरमराने लगती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ी भीड़ हो और अगर ये कोई कानून ला दे, ये मांग करे कि नहीं, देश में जब तक आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे या फिर ये नारे नहीं लगाएंगे आपको देश की नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो ये इलॉजिकल है। जिस प्रकार से अगर आपको एक भीड़ जाकर अंदरूनी तरीके से धरना प्रदर्शन करे, इस प्रकार के काम करे जिससे सरकार जो है निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र न रहे, उस भीड़ के अनुसार हैंडल हो, तो ऐसे में भी संप्रभुता खतरे में आ जाती है और कहीं कहीं राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है। अब व्यवस्थाएं को हम देखेंगे कि व्यवस्था क्या है, और व्यवस्था में हम ये भी देखेंगे कि जो राजनीतिक संरचना है उसका स्वरूप क्या होता है, कैसे कोई लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, और उसमें कैसे कैसे हम ये मानते हैं कि इनके होने से क्या लाभ है और क्या नुकसान है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो गवर्नमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा एक पूरे सिस्टम को तैयार किया जाता है, और एक हेडिंग डाल लेते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। अगर एक पहला वर्ग बनाएं कि शासक समूह में व्यक्तियों के शामिल होने के आधार पर, जो शासक समूह है उसमें व्यक्तियों के शामिल होने के आधार पर, तो उसमें पहला हम लिखेंगे राजतंत्र। कि राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र मतलब ये होता है कि जब पूरी शक्ति, पूरी शासन प्रणाली की शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो तो उसको राजतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप आज से 50-100 साल पहले जो राजा महाराजाओं का शासन था वो अपने अनुसार ही नियम कानून बनाते थे, उनके द्वारा दिया गया निर्णय ही सब कुछ होता है, उनके शासन प्रणाली के अनुसार ही देश को चलाया जाता था। तो ऐसे में राजतंत्र होता है, इसको राजतंत्र हम कहेंगे। और अगर इसका वर्तमान में अगर आप उदाहरण देखेंगे तो उत्तर कोरिया मान लेते हैं। उत्तर कोरिया में जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, जो वहाँ का राजा है, वही सर्वेसर्वा है, और वो लोग अपने हित के लिए काम करते हैं, ना कि देश के हित के लिए। दूसरा आता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र मतलब ये होता है वो छोटा सा समूह जो इस पूरे शासन प्रणाली को मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो सबके हितों के बारे में नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि जो एक हमने मानक निर्धारित किया था कि शासन कैसे चलाया जाएगा, उसमें एक छोटा समूह ही भाग ले पा रहा है। सभी लोगों को मौका या तो दिया नहीं जा रहा है या तो मिल नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में 100 विधानसभा सीट है, 100 विधानसभा सीट है, और हम ये मान लेते हैं कि जो 51 लाएगा सीट उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि जो बहुमत लाएगा उसको भी विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या है कि मान लीजिए 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 5 पार्टी चुनाव लड़ी, किसी को मान लीजिए मिला 27, किसी को मान लीजिए मिला 22, किसी को मान लीजिए मिला 30, किसी को मान लीजिए मिला 20, इस प्रकार से सबको मिला 20, इस तरह 50, इस तरीके से मान लीजिए मिला। अब ये माना जा रहा है कि जैसे कि 51 जो है विजय होना चाहिए, लेकिन इसमें से किसी को नहीं गया। हाँ, लेकिन जो एक ये है इसको बहुमत मिला है 30। तो क्या इसको सरकार बनाने देना चाहिए? नहीं बनाने देना चाहिए। स्वाभाविक है कि जब तक ये किसी अन्य पार्टी से गठबंधन कर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करे तब तक उसको सरकार नहीं बनाना चाहिए। लेकिन समस्या होती क्या है कि ये जो अन्य लोग हैं इनका आपस में पड़ता ही नहीं है, ये एक दूसरे को विरोध करने के लिए ही बने हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ये 30 वाला ये दावा करता है कि हम सरकार बनाएंगे,
वो सरकार बनाने का दावा किए हैं। अब ये मंद बुद्धियों को कौन समझाएगा कि ये सरकार बना रहा है तो तुम अगेंस्ट में इनकी जाओ, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हम अगेंस्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इनसे उनसे पटता नहीं है। तो ऐसे में 30 सीट वाला व्यक्ति इस पूरे विधानसभा को हैंडल करेगा। तो इसको कहते हैं अल्पतंत्र। जब आप एक मतलब कि विजय के आंकड़ों को पार भी न करें और आप सरकार में रहें, बस पार्टियों के आपसी समन्वय न होने के कारण, तो उसको कहते हैं अल्पतंत्र। मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ लीजिए। अब आते हैं लोकतंत्र। तीसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा निर्धारित कोई व्यवस्था। अब जनता के द्वारा कैसे? जनता चुनाव में भाग लेती है, जनता के द्वारा शासन किया जाता है, जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है कि उनके फैसले कौन लेंगे। जैसे आप वर्तमान में भारत की देख लेते हैं, 135 करोड़ जनसंख्या, जो अपने अपने प्रतिनिधि को चुनकर वहां पर भेजती है और उनके द्वारा लिया गया निर्णय जनता के द्वारा लिए गए निर्णय के बराबर ही होता है। तो ऐसे में लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है। वर्तमान में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा विकसित देश जो है लोकतंत्र को ही, विकसित और विकासशील देश जो है लोकतंत्र को ही अपनाते हैं। और जहां जहां पे शिक्षा की जागरूकता बढ़ती है, लोग संविधान के प्रति जागरूक होते हैं, अपने अधिकार समझने लगते हैं, और जनता जहां की विवेकशील होती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पे ही बात करती है। और यदि आप देख रहे हैं कि आज के समय में अन्य देशों में राजतंत्र है, तानाशाही है, लेकिन जहां पे भी राजतंत्र और तानाशाही होता है वो वहां पे कभी न कभी विद्रोह जरूर होता है। लेकिन लोकतंत्र में विद्रोह की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि वो निर्णय एक समूह, ऐसे समूह द्वारा लिया गया होता है जिसमें कहीं न कहीं सारे जनता समाहित होती है। ये तीन हमने आज समझ लिए। उसके बाद हम देखते हैं शासन की वैधता के आधार पर। आप ये हेडिंग डाल सकते हैं कि शासन की वैधता के आधार पर हम कैसे व्यवस्थाओं को समझेंगे। तो पहला हम समझेंगे धर्मतंत्र। ये शब्दावलियां आप लोग को समझना होगा, तभी आगे के संविधान आपको काम आएंगे पढ़ने में। धर्मतंत्र, जब आप पूरे शासन व्यवस्था को एक धार्मिक पद्धति के द्वारा संचालित करते हैं तो उसको धर्मतंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस्लाम के अनुसार अगर शरिया कानून लाएं तो ये एक धर्मतंत्र हो जाएगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट आया कैसे कि वैटिकन सिटी में ज्यादातर जो वहां का सिस्टम होता था, शासन प्रणाली होती थी, वो चर्च के द्वारा हैंडल किया जाता था। तो ये वहां की जनता जो काफी ग्रसित हो गई थी कि हम पे जो निर्णय लिया जा रहा है वो चर्च के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत से लोग नास्तिक हो, बहुत से लोग उस व्यवस्था को न मानने के लिए प्रयास करते हो। तो ऐसे में उस चीज का विरोध हुआ, तो वहां पे विरोध हुआ तो धर्मतंत्र को समाप्त किया गया। वैटिकन सिटीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे चर्च के द्वारा हैंडल किया जाता था पूरे शासन प्रणाली को, तो वहां पे काफी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। तो यह है धर्मतंत्र। दूसरा हम कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र मतलब आप जैसे कि पहले राजाओं के द्वारा यह कहा जाता था, आप किताबों में पढ़ेंगे कि राजा जो होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, कि ईश्वर ने भेजा है राजा को राज करने के लिए, व्यवस्थाएं को मैनेज करने के लिए। तो राजतंत्र इस प्रकार से पूरी कल्पना कहानियों के द्वारा या फिर अपने मनगढ़ंत बातों के द्वारा जो एक व्यवस्थाएं फैलाई जाती है, जिसमें एक राजा के द्वारा ही पूरे समाज का संचालित किया जाता है, जो इलॉजिकल होता है, अपने तर्कों से ही वो सही और गलत की परिभाषा निर्धारित करते हैं। तो ऐसे में राजतंत्र होता है। जैसे उत्तर कोरिया मान लेते हैं, उत्तर कोरिया का जो राजा है इस समय, वो अपने अनुसार इन लॉजिकल तरीके से, अगर वो कह दिया कि दिन को दिन, रात है तो रात मानना पड़ेगा वहां की जनता को, वहां लॉजिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे हम चलते हैं, ये होता है कुलीन तंत्र। एक है कॉन्सेप्ट कुलीन तंत्र, और इसको या तो अभिजन्य तंत्र भी कहते हैं, अभिजन तंत्र। ये एक सामाजिक परंपरा के आधार पर ये कुलीन तंत्र और अभिजन तंत्र को बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई शासन व्यवस्था है, वहां पे ये निर्धारित किया जाए कि इस फला वर्ग का व्यक्ति ही वहां पे शासन करेगा या फला परिवार का व्यक्ति ही वहां पे शासन करेगा। जैसे आप कभी कभी कहानियों मूवियों में देखते होंगे
कि ये कहा जाता है कि जब तक राजा के परिवार का ये व्यक्ति जीवित है तब तक राजा कोई नहीं बन सकता है। बाहुबली की माहिष्मती आप देख सकती हैं या देख सकते हैं। बाहुबली में आप लोग देखते हैं कि राजा मतलब कि जो राजा की जो साम्राज्ञी की जो फैमिली है उसी का ही कोई उत्तराधिकारी बनेगा। तो इसको कहते हैं कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र। जब आप एक परिवार या एक वर्ग को ही शासन में भाग देने के लिए छूट देते हैं या फिर उनको वैधता प्रदान करते हैं कि नहीं वही एक राजा या वही एक शासन व्यवस्थाओं को संभालेंगे, तो उसको कहते हैं कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र। वर्तमान में सबसे दो कॉन्सेप्ट आते हैं जब से लोग संविधान के जानकार हुए हैं, लोग समझने लगे हैं एक चीज को, तो दो व्यवस्थाएं बनती हैं। एक है संविधानवाद, दूसरा होता है गैर संविधानवाद। देखिए, संविधानवाद मतलब यह होता है कि जनता के द्वारा या वहां के प्रतिनिधि के द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा और वो कानून सबके सहमति से होगा और वो उस कानून के दायरे में सभी लोग आएंगे और इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और ये सबके लिए लागू होगा। इससे ना कोई ऊपर होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति में भाग लेगा उसको इसी कानून के तहत ही दंडित किया जाएगा और कोई भी प्रतियोगिता या दंड जो विधान होगा वो सबके लिए एक समान होगा और वो कानून के दायरे में होगा, चाहे उसमें राजा हो, चाहे जनता हो, चाहे प्रजा, कोई भी हो। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम देशों में यही लाया गया और इसी के अनुसार ही काम चलता है। दूसरा है गैर संविधानवाद। इसको आप तानाशाही से मान सकते हैं, सैनिक शासन से मान सकते हैं, राजतंत्र से मान सकते हैं, राजा का शासन से मान सकते हैं। इनके अनुसार कोई लॉजिक नहीं होता है। जो योग राजा कहते हैं वही संविधान है, वही फैसले हैं, वही सब कुछ है। मिलिट्री शासन में आप देख लीजिए, जो सेना होती है जनता पे तमाम तरीके से शोषण करती रहती है। जो राजा होता है, जो तानाशाही होता है, उसके जुबा से निकला हुआ ही जो वर्ड शब्द है वही संविधान हो जाता है। तो ऐसे में ये दो कॉन्सेप्ट है संविधान सम्मत के कि गैर संविधानवाद और संविधानवाद, ये दोनों आप अच्छे से समझ लिए। अब आगे से इन शब्दों का अगर हम प्रयोग करेंगे आगे के क्लासेस में तो मेरे ख्याल से आपको समझने में आसानी होगा, और यदि आप नहीं भी समझ पा रहे हैं उसमें तो इस वीडियो में देखकर इस शब्दों को आप समझ लेंगे। अब वैसे तो सभी देश कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, लेकिन यदि आप उसके पूरे सिस्टम को एनालिसिस करेंगे, उसकी सामाजिक संरचना को निष्कर्ष करेंगे, सरकार की व्यवस्थाओं पर एनालिसिस करेंगे, उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर एनालिसिस करेंगे, तो ये पता चलेगा कि वो शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। तो हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में चर्चा करेंगे और उस पर ये निर्णय लेकर बताएंगे कि आगे क्या करें। पहला होता है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र मतलब ये हो कि एक बहुसंख्यक वर्ग या एक कोई बहुत बड़ी भीड़ अपने अनुसार शासन प्रणाली में भाग लेता है और वो अपने अनुसार अपने संस्कृति को, अपने विचारों को थोपता है अन्य लोगों के ऊपर। ये भीड़ तंत्र एक तरीके से मूर्खों का तंत्र होता है। ये कह सकते हैं कि इनमें लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। भीड़ में एक व्यक्ति जिंदाबाद के नारे लगा दिया तो अन्य लोग भी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और कहीं न कहीं जो सरकार होती है वो वोट के लालच में कहीं न कहीं इनका ख्याल रखती है और कभी कभी इलॉजिकल ऐसे निर्णय ले लेती है जो जनता के हित में नहीं होता है। तो ये भीड़ तंत्र, जैसे कि अभी अगर आप ये देखना चाहेंगे कि किस देश की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो अगर आप ये देखेंगे कि नहीं वहां पे बहुसंख्यक वर्ग ऐसा है जो कहीं न कहीं इलॉजिकल बात करके सरकार से द्वारा इस प्रकार से फैसले ले लेता है, तो आप उस व्यवस्था को भीड़ तंत्र कहेंगे, ना कि आप वहां को लोकतंत्र कहेंगे। ठीक, आगे हम चलते हैं औसत तंत्र। औसत तंत्र में यह होता है कि कोई व्यक्ति बहुत योग्य नहीं होता है, ना उनकी बहुत अच्छी संख्या होती है, लेकिन वो इस प्रकार से झूठे वादे करते हैं, इस प्रकार से अपनी बातों को कहने में इतने निपुण होते हैं, इतने जुमलेबाजी करते हैं, इतने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जनता अगर पढ़ी लिखी जागरूक नहीं है तो उनकी बातों में आ जाती है, और एक मतलब कि ना योग्य ना अयोग्य बीच का व्यक्ति जो एवरेज होता है वो शासन प्रणाली में भाग लेता है। आप इन सभी पैमानों से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में कौन से देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं शामिल हैं। तीसरा है धन तंत्र।
ऐसे में जो अमीर वर्ग होते हैं कहीं कहीं उनकी सहभागिता, उनका जो प्रतिनिधित्व है सबसे अधिक होता है प्रतिनिधि। धनतंत्र में क्या, पैसे जो अमीर जितना होगा उतना अपने तरीके से चुनाव में भाग लेगा, अपने तरीके से लोगों को, अगर वहाँ की जनता जागरूक नहीं है तो पैसे देगा, शराब देगा, तमाम तरीके से। और इनका एक दबाव होगा, सरकार के ऊपर भी दबाव होगा क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है देश के जीडीपी वगैरह में। तो धनतंत्र एक तरीके से पूरे लोकतंत्र को चरमरा देता है। और वर्तमान में अगर आप ये देखेंगे तो देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो धनतंत्र में परिवर्तन हो रही है। क्योंकि अगर आज आप देखेंगे छोटा छोटा चुनाव हो रहा है तो क्या वहां पे एक वंचित वर्ग या फिर कोई गरीब चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। सॉरी, लाइट कट गया था तो इसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया। आगे हम चलते हैं निरंकुश तंत्र। चौथा हमारा जो इसमें शब्द है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र में आप जैसे देख सकते हैं जो सैनिक शासन जहां पे होता है, जहां पे राजतंत्र होता है, जहां पे किसी का राजा का शासन होता है, तो वो निरंकुश तंत्र होते हैं। वो अपने तरीके से मनमानी तरीके से शासन करते हैं, मनमानी तरीके से फैसले लेते हैं। अगर आप ये देखेंगे निरंकुश तंत्र में तो जरूरी नहीं कि कोई राजा का शासन हो, किसी तानाशाही का शासन हो या फिर कोई सैनिक शासन हो तो वही निरंकुश तंत्र होता है। अगर एक बहुत बड़ा बहुमत का आंकड़ा कोई सरकार अपने पास प्राप्त कर लेती है, कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है, और जब कोई भी शक्ति केंद्र में व्यक्ति के पास होता है तो वो भी निरंकुश हो जाता है। जैसे अगर कोई आंकड़ा बहुत अधिक पार कर लिया हो जिसका संसद में उसका कोई विरोध नहीं कर सकता या फिर वो या उसका कोई बिल का विरोध नहीं हो पा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा भी उनका किसी प्रकार से नहीं कुछ किया जा पा रहा है, तो वो भी एक निरंकुश तंत्र है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जो सरकारें हैं जो कभी न कभी निरंकुश हुए हैं और आज भी होते हैं। अगर बहुमत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया है और विपक्ष वहां पे कमजोर है संसद में तो ये निरंकुश तंत्र में शामिल हो सकते हैं। तीसरा है चौथा गुणतंत्र। गुणतंत्र या योग्य तंत्र। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो व्यक्ति गुणवान हो, जो योग्य हो, वही शासन प्रणाली में भाग ले, लेकिन इसका वंचित वर्ग इसका विरोध करते हैं। इसके बारे में समझिए क्यों विरोध करते हैं। अगर आप ये निर्धारित कर दें कि जो योग्य हो, जो गुणवान हो, वही शासन प्रणाली, शासन व्यवस्थाओं में भाग लेगा, तो आप इस बात का जरा विचार करिए। तो जो आज वंचित है, जो मुख्य धारा से वंचित नहीं है, तो क्या वो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि वो गुणवान न कभी हो? स्वाभाविक है कि उनके इतिहास में या उनके पास्ट में कुछ ऐसी उनके साथ शोषण हुआ है जो उनको योग्य बनने के लिए रोका गया हो। तो जो आज वंचित वर्ग है वो इस चीज का विरोध करते हैं कि पहले हमें गुणवान तो बनने दो, तब ये कॉन्सेप्ट लाओ। तो ये तंत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप गुणतंत्र को शामिल करते हैं तो ये वही हो जाएगा जो अभिजन्य तंत्र के और कुलीन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही वर्ग, जैसे आज हम वर्ग देखते हैं जाति के आधार पर, राजा के परिवार के आधार पर, लेकिन अगर आप गुणतंत्र और योग्य तंत्र की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक वर्ग बन जाएगा कि गुणतंत्र। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो निरक्षर हैं, तो उनको आप कैसे शामिल कर पाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे चलते हैं वृद्ध तंत्र। वृद्ध तंत्र में वही होते हैं जो बहुत सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बड़े अपने फैसले जो हैं सीनियर के मतलब कि बड़े लोग होते हैं वही लेते हैं। और ये थोड़ी सी समस्या ये है कि जब आप सभी सिर्फ सीनियर लोगों को शामिल करते हैं तो जो एक नई पीढ़ी होती है उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता रहता है उसकी मानसिकता अलग अलग तरीके से विकसित होने लगती है और उनकी इच्छाएं बराबर बदलती रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप ये कह दें कि नहीं सिर्फ वृद्ध तंत्र ही होंगे तो जो युवा होंगे उनके हितों की रक्षा कैसे होगी, तो ये भी बेकार है। तो इस प्रकार से हम सभी शब्दावलियों को पढ़ लिए, भीड़ तंत्र, औसत तंत्र, धन तंत्र, निरंकुश तंत्र, गुणतंत्र और योग्य तंत्र, वृद्धि तंत्र।
अब आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारे राज्य में, हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में कायम है, इतिहास में किस प्रकार से कायम थी, क्या क्या वहां पे समस्याएं उत्पन्न हुई। अन्य अपने पड़ोसी देशों के बारे में सोच सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान आज संप्रभुता खो चुका है, क्योंकि वो बहुत सारे निर्णय चीन के द्वारा लेता है, उसका स्वयं का निर्णय तो कोई होता नहीं है। म्यांमार, जहाँ पे सैनिक शासन है, हमेशा अपने जनताओं को परेशान किया जाता है। इस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है, उससे आप वहाँ की समस्याओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वर्तमान में क्या समस्या है और किस प्रकार से इसमें सुधार किया जाता है। चलिए आइए हम आज ये पॉलिटी के पार्ट 1 को समझ लीजिए। आगे की जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें कार्यपालिका, विधानसभा, इनको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये आपका जो तीसरा क्लास होगा वो संविधान के पहले क्लास से स्टार्ट होगा। आपको ये 2 पार्ट में शब्दावलियां और इंट्रोडक्शन समझाया गया है। चलिए आइए, दीप GS फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।